दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रेखा शर्मा ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत के उस बयान पर बहुत जोरदार पलटवार किया है जिसमें उन्होंने बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच और परजीवी जैसे शब्दों से नवाजा था। जस्टिस रेखा शर्मा ने मिर्जा गालिब का मशहूर शेर याद दिलाते हुए सीधा सवाल दाग दिया है कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। मतलब साफ है कि दूसरों की हैसियत और औकात नापने वाले महानुभाव पहले खुद ये तो बताएं कि आखिर बात करने का ये कौन सा तरीका है, ये कौन सा लहजा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पूर्व जज ने सिर्फ कॉकरोच और परजीवी वाले बयान पर ही उंगली नहीं उठाई, बल्कि चीफ जस्टिस के ऐसे तमाम विवादित बयानों की पूरी फहरिस्त निकाल दी, गिनवा दी और साफ साफ कहा कि इस तरह की भाषा किसी एक व्यक्ति का निजी बयान भर नहीं है, बल्कि ये भारतीय न्यायपालिका और हमारे लोकतंत्र दोनों के लिए बेहद खतरनाक मोड़ है। पूर्व जस्टिस रेखा शर्मा ने अपनी बात में क्या क्या रखा है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे भारत के पूर्व राष्ट्रपति के एक खास अधिकारी की भी, जिन्होंने सिलसिलेवार तरीके से बताया कि पंडित नेहरू ने आखिर किन लोगों के लिए परजीवी शब्द का इस्तेमाल किया था। ये बात आपको बहुत ध्यान से समझनी चाहिए, क्योंकि पंडित नेहरू जिन लोगों को पैरासाइट कह रहे थे और मौजूदा चीफ जस्टिस जिन्हें पैरासाइट और कॉकरोच कह रहे हैं, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। पिछले कुछ दिनों से बहुत से लोगों ने हल्ला मचाया कि जब नेहरू भी यही शब्द बोल चुके हैं तो अब हंगामा क्यों, इसलिए तुलना समझनी जरूरी है। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस सूर्यकांत ये भी कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है जब न्यायपालिका भी अस्पतालों की तरह 24 घंटे और 7 दिन काम करे। सुनकर हैरानी हुई ना, हमें भी हुई थी, इसीलिए सोचा कि आपके सामने ठीक से रख दिया जाए सारी बातें। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबा दीजिए, ये काम बेहद ज़रूरी है। साथ ही आपको पता है कि हम न तो किसी सेठ के पैसे पर चलते हैं और ना ही किसी राजनीतिक दल के दम पर, इसीलिए वो मुद्दे खुल करके उठा पाते हैं जिन्हें छिपाने के लिए गोदी मीडिया खड़ा किया गया। अब मूल बात पर लौटते हैं। आपको याद होगा कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में एक अवमानना याचिका की सुनवाई चल रही थी, जिसमें एक वकील ने आरोप लगाया था कि दिल्ली हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट बनाने की प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट की तय गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गई। इसी मामले की सुनवाई करते करते चीफ जस्टिस सूर्यकांत कथित रूप से कानपुर से चल करके सीधे नागपुर पहुंच गए, यानी मुद्दा कुछ और था और बहस की दिशा कहीं और मुड़ गई। रिपोर्टों के मुताबिक उन्होंने कहा कि सिस्टम पर हमला करने वाले परजीवी पहले से मौजूद हैं। कुछ बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह हैं, जिनको नौकरी नहीं मिलती तो वो कोई मीडिया में चला जाता है, कोई सोशल मीडिया पकड़ लेता है, कोई आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाता है और फिर सब मिल करके सिस्टम पर हमला बोलते रहते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया कि दिल्ली में कई वकीलों की लॉ डिग्री संदिग्ध है और वे किसी अच्छे मामले का इंतजार कर रहे हैं ताकि सीबीआई जांच के आदेश दे सके। साथ ही ये जोड़ दिया गया कि बार काउंसिल इस पर कुछ नहीं करेगी। आप सबको पता है कि चीफ जस्टिस के इन शब्दों पर उसी दिन से देश भर में हंगामा बरपा है। अगले दिन उन्होंने सफाई जरूर दी, मगर सफाई में सफाई जैसी कोई बात नहीं दिखी। खासकर कॉकरोच और परजीवी जैसे जिन शब्दों ने सबको ज्यादा चोट पहुंचाई थी, उन पर कोई ढंग का स्पष्टीकरण आया नहीं। इस पूरे माहौल में पूर्व जस्टिस रेखा शर्मा कहती हैं कि भारत के चीफ जस्टिस की ये भाषा किसी भी अदालत के लिए सही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के लिए तो बिल्कुल नहीं है और लोकतंत्र के तीसरे स्तंभ के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति के लिए तो हरगिज ही नहीं है। एक जज की पहचान उसके स्वयं गरिमा, विनम्रता और संवेदनशीलता से होती है, संवेदना से होती है। बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच और परजीवी कह देना न तो संविधान की भाषा है और ना ही किसी भी लिहाज से सम्मानजनक भाषा है। वे आगे कहती हैं कि बेरोजगारी देश के नौजवानों की गलती नहीं है, वे इसके अपराधी नहीं बल्कि सबसे बड़े पीड़ित हैं। हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था उन्हें मायूस कर रही है। नौकरियां मुट्ठी भर है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लाखों खर्च हो जाते हैं, फिर पेपर लीक हो जाते हैं, परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं और फिर इसी चक्की में पिसते पिसते बहुत से युवा ओवर एज हो जाते हैं। कई तो हार मानकर अपनी जान तक दे देते हैं। ऐसे युवाओं के प्रति गुस्सा नहीं बल्कि सहानुभूति होनी चाहिए। हम पिछले वीडियो में भी विस्तार से बता चुके हैं कि जिस सिस्टम पर हमला होने का रोना चीफ जस्टिस रो रहे हैं और देश के बेरोजगार युवाओं को कोस रहे हैं, असल में उनकी बेरोजगारी की जड़ भी वही सिस्टम है जिसका हिस्सा खुद चीफ जस्टिस हैं। होना तो ये चाहिए था कि वे माफ़ी मांगते, खुद को कटघरे में खड़ा करते कि हम भाई इतने ऊंचे पद पर हैं, जनता की गाढ़ी कमाई के टैक्स के लाखों रुपए हर महीने हम पर खर्च होता है, उसी पैसे से हम जिंदगी की सहूलियतें भोग रहे हैं,
फिर भी हम देश के नौजवानों को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। इसके लिए हमें खेद है। मगर यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। हुजूर खुद बेरोजगारी के लिए नौजवानों को ही दोषी ठहरा रहे हैं। जस्टिस रेखा शर्मा आगे कहती हैं कि भाई चीफ जस्टिस ने मीडिया, सोशल मीडिया और आरटीआई कार्यकर्ताओं को सिस्टम पर हमला करने वाला बता दिया, जबकि लोकतंत्र में मीडिया का काम ही है सत्ता से सवाल पूछना और ये उसका संवैधानिक अधिकार है। उल्टे सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था का फर्ज है कि वो मीडिया, सोशल मीडिया और आरटीआई एक्टिविस्ट की ढाल बने, उनके अधिकार सुरक्षित रखें। यानी जिनकी रक्षा करनी चाहिए उन्हीं को चीफ जस्टिस अपराधी के कतार में खड़ा कर रहे हैं। जिन्हें बचाना चाहिए था उन्हीं पर शब्दों के तीर चला रहे हैं। पूर्व जज याद दिलाती हैं कि आरटीआई एक्टिविस्ट सूचना के अधिकार कानून के तहत राज्य से जानकारी मांगते हैं और ये उनका संवैधानिक हक है। ऐसे कार्यकर्ताओं को सिस्टम पर हमलावर कहना सिरे से गलत है। अगर कोई इक्का दुक्का व्यक्ति याचिका या आरटीआई का दुरुपयोग करता भी है तो सुप्रीम कोर्ट के पास उसे खारिज करने और कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है, लेकिन इस आधार पर पूरे समुदाय को एक ही ब्रश से रंग देना सरासर गलत है और हतोत्साहित करने वाला है। याद कीजिए, पिछले दिनों गुजराती जोड़ी का सिस्टम सुप्रीम कोर्ट में लगभग यही बात कह रहा था कि जनहित याचिका वाली पूरी व्यवस्था ही बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि बहुत सी फर्जी याचिकाएं आती हैं। हमने उस पर भी अलग से विस्तृत वीडियो बनाया था कि इसी पीआईएल व्यवस्था की बदौलत देश में कितने ऐतिहासिक बदलाव हुए, कितने बड़े कानून बने और आम जनता को कितने अधिकार मिले। चंद दुरुपयोगों की आड़ में पूरी व्यवस्था पर ताला लगाने की मंशा सरासर गलत है। यही बात पूर्व जज भी दोहरा रहे हैं कि कुछ लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर इसके नाम पर सबको कटघरे में नहीं खड़ा किया जा सकता है। सब धान 22 पसेरी नहीं हो सकते। वो ये जरूर मानती हैं कि अगर सच में कुछ वकील फर्जी डिग्री के सहारे वकालत कर रहे हैं तो उस पर नाराजगी जायज है, ये गंभीर मसला है। मगर सवाल ये है कि क्या इस आधार पर बेरोजगार युवाओं, मीडिया, सोशल मीडिया और आरटीआई कार्यकर्ताओं के लिए अपमानजनक शब्द इस्तेमाल किए जा सकते हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। आगे जस्टिस रेखा शर्मा एक बहुत मारक बात कहती हैं कि वे याद दिलाती हैं कि फर्जी डिग्री वाले मामले पर तो चीफ जस्टिस इतना भड़क उठे, लेकिन हाल में हुए कई बेहद गंभीर मामलों पर सुप्रीम कोर्ट से वैसी गर्मी नहीं दिखी। मसलन जब भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने पूर्व चीफ जस्टिस गवई को पूरे देश में कथित सिविल वॉर के लिए जिम्मेदार ठहरा दी, तब सुप्रीम कोर्ट चुप रहा। जब खुद पूर्व चीफ जस्टिस गवई पर सुप्रीम कोर्ट के भीतर ही जूता फेंक दिया गया, तब भी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। जब मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने सेना के कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कह दिया, तब भी मामला लंबे समय तक अटका रहा और कोई फैसला नहीं आया। बेल नॉट जेल का सिद्धांत खुलेआम तार तार हो रहा है। लोगों को जमानत नहीं मिलती, सुप्रीम कोर्ट के अपने पुराने फैसले लागू नहीं होते, मगर वहां से कोई नाराजगी नहीं फूटती। पूर्व जज पूछती हैं कि यह सेलेक्टिव आउटरीच क्यों, यानी कुछ चुनिंदा मामलों पर इतना भड़कना जहां शब्दों की इतनी तीखी जरूरत भी नहीं थी, और ये सच में न्यायपालिका पर वॉर होता है, तब चुप्पी क्यों? अब दर्शक खुद सोचिए, क्या वकीलों की कथित फर्जी डिग्री न्यायपालिका पर बड़ा हमला है, या पत्रकारों का सवाल पूछना हमला है, या एक भाजपा सांसद का यह कहना कि देश में सिविल वॉर के लिए चीफ जस्टिस जिम्मेदार है, या भरी अदालत में चीफ जस्टिस पर पूरा जूता चलाना असली हमला है? इन सबसे भी बड़ा एक उदाहरण याद कीजिए, जस्टिस लोया की मौत, जिस पर आज तक सवाल मौजूद हैं। उसी सुप्रीम कोर्ट ने जांच कराने से इनकार कर दिया था। परिवार आज तक भटक रहा है, मगर वहां से ये आवाज़ कभी नहीं निकली कि एक सिटिंग जज की मौत पर संशय है तो जांच करा करके सच में सामने लाया जाए। आगे जस्टिस रेखा शर्मा बताती हैं कि चीफ जस्टिस ने पर्यावरण के लिए काम करने वालों पर भी तीखे तीर चलाए हैं और कथित तौर पर कहा है कि कोई एक प्रोजेक्ट दिखा दो जिसका इन तथाकथित पर्यावरणविदों ने स्वागत किया हो। यानी एक ही झटके में पूरे पर्यावरणविद समुदाय को विरोधी ठहरा दिया गया। समझने की बात यह है कि पर्यावरणविद का काम ही है पर्यावरण की रक्षा करना, और चूंकि ज्यादातर बड़े प्रोजेक्ट पहाड़, जंगल या समुद्र जैसे संवेदनशील इलाकों में लगते हैं जहां प्रकृति को नुकसान होना तय है, इसीलिए वे विरोध करते हैं। जस्टिस शर्मा याद दिलाती हैं कि इन्हीं पर्यावरणविदों की वजह से अरावली पहाड़ियों पर सुप्रीम कोर्ट को अपना आदेश रोकना पड़ा था। अगर वो आदेश नहीं रुकता तो पारिस्थितिकी का संतुलन बिगड़ जाता और अवैध खनन तथा कब्जे को खुली छूट मिल जाती। उन्होंने एमसी मेहता का नाम भी लिया और कहा कि अगर वे न होते तो दिल्ली में सीएनजी वाहन कभी ना आते और यह शहर पूरी तरह गैस चेंबर बन चुका होता। आज दिल्ली में जो थोड़ी बहुत सांस बची है वो ऐसे ही लोगों की देन है। उन्होंने ये भी जोड़ा है कि चीफ जस्टिस ने ट्रेड यूनियनों पर भी तंज कसा और कह दिया है कि बहुत सी यूनियनों ने औद्योगिक विकास को रोका। हमने पहले भी विस्तार से बताया था कि ये बात पूरी तरह
आधारहीन है और शायद उन्होंने ट्रेड यूनियनों का इतिहास ठीक से पढ़ा नहीं है, ना आज़ादी से पहले का और ना बाद का। इसके साथ ही एक टीवी कार्यक्रम विवाद की सुनवाई में चीफ जस्टिस ने कथित तौर पर कहा था कि कुछ लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर लेख लिख रहे हैं, लेकिन हमें पता है उनसे कैसे निपटना है। दरअसल मौजूदा चीफ जस्टिस कई सुनवाइयों में ये बात कहते सुने गए हैं कि हम निपटना जानते हैं, हम सक्षम हैं, फलाना ढिमकाना, मगर हुजूर अगर वाकई इतने सक्षम हैं तो देश और न्यायपालिका की असली समस्याओं से निपटिए, जुडिशरी की साख पर लगे दाग से निपटिए, उस भाजपा नेता से निपटिए जिसने आपके पूर्ववर्ती को देश भर के दंगों का जिम्मेदार बता डाला, उस वकील से निपटिए जिसने पूर्व सीजेआई गवई पर जूता उछाला। फर्जी डिग्री पर तो आपको गुस्सा आ गया, मगर चीफ जस्टिस पर जूता चलाने पर वैसा गुस्सा क्यों नहीं फूटा? पश्चिम बंगाल में लाखों लोगों का वोट देने का अधिकार छीन लिया गया और आपकी कार्यशैली से भाजपा को सीधा फायदा हुआ। अगर निपटाने का इतना ही दम है तो इन सबसे निपटा होता, मगर निपटना तो उनसे है जो पहले से ही जिंदगी की लड़ाई हार चुके हैं। जिन नौजवानों के पास इसी सिस्टम की खामियों के चलते न रोजगार है, न रोजी रोटी का भरोसा है, न भविष्य की कोई किरण है। जस्टिस रेखा शर्मा कहती हैं कि चीफ जस्टिस की ऐसी टिप्पणियों से एक ऐसी मानसिकता झलकती है जो असहमति और सवालों को बर्दाश्त नहीं कर पाती, जिसमें कहीं ना कहीं अहंकार की झलक। जबकि लोकतंत्र में सवाल पूछना, सत्ता से जवाब मांगना, पर्यावरण की हिफाजत करना, मजदूरों के हक की बात करना और अभिव्यक्ति की आज़ादी की रक्षा करना सिस्टम पर हमला नहीं बल्कि लोकतांत्रिक अधिकार है। उन्होंने ये भी रेखांकित किया कि चीफ जस्टिस ने पैरासाइट वाले बयान पर सफाई दी कि उनका निशाना देश के युवाओं पर नहीं था बल्कि फर्जी डिग्री वालों पर था, मगर कॉकरोच शब्द पर कुछ नहीं बोला गया और किसी भी सूरत में कॉकरोच और परजीवी जैसे शब्द अपमानजनक ही माने जाएंगे। चीफ जस्टिस सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रह जाते हैं, वे संस्था बन जाते हैं। उनके मुंह से निकला एक शब्द ऐसा लगता है मानो संविधान खुद बोल रहा हो, इसीलिए उनकी भाषा, भाव और लहजे का असर दूर तक जाता है। लोग उन्हें रोल मॉडल मानते हैं और उनकी बात पर अमल करते हैं। यहीं पर वे गालिब का वही शेर रख देती हैं कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। यानी दूसरों की औकात नापने से पहले अपनी भाषा और लहजे को आईने में देखिए। हमने आपको बार बार बताया है कि जो शब्द ऊपर से निकलते हैं वही नीचे तक रिश्ते हैं, और परजीवी तथा कॉकरोच जैसे जिन शब्दों का इस्तेमाल अभी हुआ है, इन्हीं शब्दों की आड़ में दुनिया के इतिहास में लाखों लोगों का कत्लेआम और जनसंहार हो चुका है। हिटलर का नाम तो आपने सुना ही होगा। इसके अलावा रवांडा की भयानक कहानी भी इसी से जुड़ी है, जहां एक शख्स समुदाय को कॉकरोच और कीड़ा मकोड़ा कहकर पूरे जनसंहार की जमीन तैयार की गई। यानी ये शब्द मामूली नहीं है, इनके पीछे एक घृणित विचारधारा का पूरा इतिहास खड़ा है, जो न्यायपालिका, लोकतंत्र और इंसानियत तीनों के लिए जहर है। ये शब्द आदमी की जुबान से भी किसी के लिए नहीं निकलने चाहिए। यहाँ तो खुद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के मुंह से निकलते हैं। हमने तो पिछले वीडियो में भी कहा था कि किसी की डिग्री फर्जी हो तब भी उसे कॉकरोच कहना न इंसानियत के पैमाने पर सही है और न इतने बड़े पद पर बैठे व्यक्ति की जुबान से शोभा देता है। इसी बीच एक और चर्चा छिड़ गई है। पंडित नेहरू ने भी तो पैरासाइट शब्द इस्तेमाल किया था। इस पर भारत के पूर्व राष्ट्रपति KR नारायणन के विशेष सेवा अधिकारी रह चुके SN साहू ने साफ साफ लिखा है कि नेहरू ने ये शब्द देश के बेरोजगार युवाओं के लिए नहीं बल्कि जमींदारों और राजाओं जैसे शोषक वर्ग के लिए इस्तेमाल किया था। नेहरू का इशारा उन लोगों की तरफ था जो दूसरों की मेहनत पर पलते थे और उत्पाद में अपना कोई योगदान नहीं देते थे। यानी नेहरू ने युवाओं, बेरोजगारों या मेहनत कशों को परजीवी कभी नहीं कहा। उन्होंने उन्हें कहा था जो वाकई जनता की कमाई पर बैठकर अघा रहे हैं और जिनकी सामाजिक उपयोगिता खत्म हो चुकी है। दूसरे की कमाई खाने वाले निठल्लों को परजीवी न कहें तो क्या कहें। इसीलिए चीफ जस्टिस की बात की तुलना नेहरू के उन शब्द से करना सरासर बेईमानी है। ऐसे तो कल कोई भी कह देगा कि गांधी जी के आश्रम में बिस्तर के नीचे एक कॉकरोच घुस आया था जिसे उन्होंने कॉकरोच कहा था, तो क्या कॉकरोच को कॉकरोच न कहे? मुद्दा ये नहीं है कि शब्द किसने बोला, मुद्दा ये है कि शब्द किसके लिए, किस संदर्भ में और किस मकसद से बोला गया। नेहरू का परजीवी कहना उस वक्त के सत्ता और संपन्न वर्ग के मठाधीशों पर सीधा हमला था और ये बहुत हिम्मत की बात थी। आज की भाजपाई सत्ता के कितने बड़े नेताओं में दम है कि वे बड़े सेठों के खिलाफ एक शब्द भी बोल सके। सोचिए, नेहरू देश की जनता के पक्ष में बोल रहे थे, आम आदमी के लिए बोल रहे थे, जबकि चीफ जस्टिस ने कथित तौर पर उन्हीं आम लोगों, उन्हीं बेरोजगार युवाओं को निशाने पर लिया। यही पूरे विवाद की जड़ है।
उधर पिछले दिनों चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कार्यक्रम में कहा कि अब समय आ गया है जब न्यायपालिका को अस्पतालों की तरह 24 घंटे और सातों दिन काम करना चाहिए, और जैसे अस्पताल में इमरजेंसी में फ़ौरन इलाज मिलता है, वैसे ही न्यायपालिका को भी आम आदमी की पीड़ा और ज़रूरत के मुताबिक त्वरित कानूनी राहत देनी चाहिए। अब सवाल ये है कि हुजूर, आप जिस तुरंत राहत की बात कर रहे हैं, यहाँ तो खेल पहले से ही उल्टा चल रहा है। आम आदमी के हिस्से आती है तारीख पर तारीख, कमर तोड़ फीस और मुकदमे की भागम भाग, जबकि बड़ी राहत झटपट सेठों की झोली में चली जाती है, गिर जाती है। अलग से 24 घंटे सातों दिन वाली व्यवस्था बनाने की ज़रूरत ही नहीं, वो तो पहले ही चल रही। बस उसका तकाजा ये है कि याचिकाकर्ता का नाम और हैसियत पहले देखी जाती है। याद कीजिए, पिछले दिनों एक बड़े सेठ के बेटे का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। 21-20 दिन के भीतर अदालत ने SIT बना दी। फटाफट गुजरात में जाकर के लंबी चौड़ी जांच हुई, सील बंद रिपोर्ट तैयार हुई और सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्वीकार करते हुए सेठ के बेटे को स्थायी राहत और सुरक्षा दे दी। यहाँ तक कि किस बेंच को मामला सौंपा गया, इस पर भी सवाल उठे कि जिस जज के पास जाना था वहाँ न जाकर के किसी और के पास गया। यानी अस्पताल जैसी इमरजेंसी राहत पहले से चालू है, बस वो कुछ खास लोगों के लिए चालू है। और सबसे अहम बात यह है कि उस न्यायपालिका के पास कई बड़े मामले पहुँचे जहाँ 24 घंटे की दरकार ही नहीं थी। उसी सुनवाई में जनहित का फैसला निकल सकता है। बाकी सब छोड़िए, SIR को ही याद कर लीजिए। पश्चिम बंगाल में लाखों लोगों का वोट देने का अधिकार छीन लिया गया है और इसमें चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच की भूमिका कटघरे में है। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार किसके आदमी हैं, ये पूरा देश जानता है, मगर उनकी गलतियों पर ब्रेक लगाने के बजाय सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें और बढ़ावा दिया। इसीलिए सिर्फ ये कहना कि ज्ञानेश कुमार ने वोट काटे पूरी सच्चाई नहीं है। पूरी सच्चाई ये है कि वोट काटने के खेल में चुनाव आयोग के साथ सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं शामिल था और उसमें चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच शामिल थी। इन सब ने मिलकर के लाखों लोगों का संवैधानिक अधिकार छीन लिया। वो अधिकार जो न ज्ञानेश कुमार ने दिया था, न किसी गुजराती जोड़ी ने, न किसी धन्ना सेठ ने, न किसी जज ने, बल्कि हमारे अपने संविधान ने दिया था। उस संविधान के दम पर ये सब अपनी कुर्सियों पर बैठे हैं और उसी संविधान से मिला सबसे कीमती अधिकार जनता से छीन लिया गया। ये अकेला ऐसा अधिकार है जहां देश के सबसे बड़े सेठ और सड़क के एक भिखारी के वोट की कीमत बराबर होती है। यानी जो अधिकार सबको एक ही पंक्ति में बराबर खड़ा करता है, उसी बराबरी पर चोट लगाई जाती है। बात पश्चिम बंगाल की हो या असम की, दोनों जगह खुलेआम लोकतंत्र की हत्या हुई और एक खास वर्ग को द्वितीय दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश हुई। उसके वोट की ताकत कुंद की गई। वो वर्ग कौन है आप जानते हैं, उसके खिलाफ कौन है आप जानते हैं, और इसका सीधा फायदा किसे होता है ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं। तो कुल मिलाकर के बात यही है कि हुजूर, इन लच्छेदार बातों के बजाय अपनी असली जिम्मेदारियों पर ध्यान दीजिए। लच्छेदार बातें, चिकनी चुपड़ी कहानियां, बड़े बड़े वादे और लंबे चौड़े इरादे, ये देश पिछले 12 साल से सुन सुनकर अब ऊब चुका है। और आपका काम तो नेताओं वाली भाषा बोलना है ही नहीं। 24 घंटे सातों दिन भले मत काम कीजिए, मगर जितनी देर भी काम करें उसका असर देश और जनता को महसूस होना चाहिए। काम सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, होता हुआ दिखना भी चाहिए। लोगों को यकीन होना चाहिए कि देश में एक न्यायपालिका मौजूद है जो उसके अधिकारों की रक्षा करेगी, उसकी बेरोजगारी का मजाक नहीं उड़ाएगी और उन्हें अपराधी की कतार में खड़ा नहीं करेगी। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।